चैप्टर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो सीए फाइनल हो चाहे वो सीएमए फाइनल हो, आपको आज की क्लास में स्टार्ट करना है। देखो जरा मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू प्रोवाइड करवा दूं, देन उसके बाद चैप्टर तो कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। आपको बस पेशेंस के साथ क्लास में बस जुड़े रहना है। हर एक टॉपिक उसके डेप्थ लेवल पे जाके आपसे डिस्कस होगा। एग्जाम वैसे भी पोस्टपोन हो चुके हैं आप सबके, तो टाइम है, डिटेल स्टडी करें, कंप्लीट स्टडी करें, सीखो जी ध्यान से। देखो दोस्तों, इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। पोर्टफोलियो का एक सिंपल सा मतलब है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, ग्रुप ऑफ एसेट। ग्रुप ऑफ एसेट का मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये कहता है कि एक इन्वेस्टर को अपना टोटल फंड किसी एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे मोर देन वन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मोर देन वन एसेट्स का जो ग्रुप है उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो चैप्टर क्यों कहता है कि एक जगह पैसा ना लगा के एक से ज्यादा जगह आप पैसा लगाएं, ऐसा क्यों? तो पोर्टफोलियो इसके पीछे रीजन देता है कि अगर आप अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपका रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा मतलब ये आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, जिससे कि कल को अगर उस बिजनेस में थोड़ा सा भी कुछ नुकसान हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए एक से ज्यादा जगह इन्वेस्टमेंट करने की तरफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है, और यह कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा जगह अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे तो उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके पार्ट पे, आपकी लाइफ पे, आपके बिजनेस पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम होगा। और बात भी सही है भाई। मान लो यस बैंक में प्रॉब्लम आई थी, वो तो चलो अब प्रॉब्लम ठीक कर दी आरबीआई ने एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर ने। लेकिन मैं एक बात उससे पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मान लो अगर ये यस बैंक की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती, और जैसे अभी 3-4 दिन पहले एक मुंबई का कोऑपरेटिव बैंक, आपने भी देखा होगा, लाइसेंस उसका आरबीआई ने कैंसिल किया है। मैं कहता हूं कि अगर किसी बिजनेसमैन का 100% सारा की सारा पैसा केवल उसी बैंक में लगा होता और उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये कहता है कि भैया आप अपने आप को एक जगह से ज्यादा जगह इन्वॉल्व करके रखें। देखो डोमिनोज आज के टाइम में आईटीसी के प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है।
आपके घर में रोज डेली बेसिस पे यूज होने वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लग गया पिज्जा को छोड़कर। ऐसा क्यों? समझे इस बात को। क्योंकि डोमिनोज एक बड़ा ग्रुप है, हाई सैलरी का उसके ऊपर प्रेशर है, और पिज्जा ड्यूरिंग द लॉकडाउन ज्यादा उसके डिलीवर हो नहीं रहे, तो उसने तुरंत एक डिसीजन लिया कि आईटीसी के प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे। हमारे पास मैन पावर है, तो अगर मान लो वो केवल पिज्जा पे ही डिपेंडेंट रहता तो उसे बहुत सारा लॉस होता। उसने अपने आप को एक से ज्यादा जगह इन्वॉल्व करके अपने रिस्क को क्या किया? मिनिमाइज किया दोस्तों। तो चलो जी, बाकी तो धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा और आपसे बात भी की जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे वो सीए फाइनल हो, चाहे इससे भी बड़ा लेवल हो, चाहे सीए में फाइनल से भी बड़ा लेवल हो, अगर इस धरती पे कोई चीज बनी है तो होगी वो आसानी। ऑलरेडी हमारे बड़े दादा लोग उनको फेस करते आ रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। आप अपने घर को चेक कर लो, आपके घर वालों का सारा पैसा कहीं एक जगह इन्वेस्ट नहीं होगा। उन्होंने भी विदाउट पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़े कुछ पैसा एफडी में लगा रखा होगा, कुछ पैसा प्रॉपर्टी परचेज कर रखी होगी, कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा होगा, और अगर फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज है तो कुछ पैसा शेयर्स में भी इन्वेस्ट होगा। तो उन्होंने भी तो ये काम कर रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी चल रहा है कि यार एक जगह पैसा लगाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस चैप्टर में हमें उसी ग्रुप की स्टडी करनी है, उसी पोर्टफोलियो की स्टडी करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो क्या है जरा लिखेंगे। सिंपल, इट मीन्स a group of assets, और हमारे एसएफएम के अंदर ये एसेट्स प्रॉपर्टी की तरफ ना जाके, गोल्ड की तरफ ना जाके, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी तक लिमिटेड है। तो मैं सिंपल कह सकता हूं अपने एसएफएम के अंदर पोर्टफोलियो का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। इसके बाद द सिक्योरिटी में बी शेयर्स, डिवेंचर, कोमा बॉन्ड, कोमा यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो अभी अभी हमने चैप्टर खत्म किया है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, और एनी अदर सिक्योरिटी, और एनी अदर सिक्योरिटी। ये आप बड़े ध्यान से चेक करें। सिंपल से शब्दों में मैंने आपसे बोला कि पोर्टफोलियो का मतलब है एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। ये आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब है एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी दोस्तों कुछ भी हो सकती हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद
दोस्तों बात यह आती है कि भाई मान लो मेरे सामने ए बी सी डी बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं और मान लो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बी में रिटर्न ज्यादा है, तो मुझे अपना 100% पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो कहता है ऐसे में आपका रिस्क ज्यादा होगा। अगर आप अपने पैसों को एक जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास रिस्क ज्यादा होगा। इसलिए पोर्टफोलियो का मेन ऑब्जेक्टिव रिटर्न को मैक्सिमाइज करना नहीं है। पोर्टफोलियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिटर्न का बेस्ट लेवल ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को क्या करना, मिनिमाइज करना। रिटर्न का बेस्ट लेवल ध्यान में रखते हुए रिस्क को मिनिमाइज करना। तो लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ creating portfolio is that we minimize the risk of amount invested in a investment। तो दोस्तों पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर इन्वेस्टर अपने रिस्क को मिनिमाइज कर। साथ चीजें आप नोट करते चलें। मैं सारी चीजें पूरे चैप्टर की एक एक बात आपको लिखवाऊंगा और बड़े आराम से सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट नोट डाउन करेंगे, समझेंगे। कॉपी जरूर मेंटेन करें क्योंकि ये क्लासें कुछ टाइम के बाद मैं यूट्यूब से हटवा दूंगा। पता लगा ये परमानेंट आप सोच रहे हो हम पढ़ते रहेंगे दोबारा देख लेंगे। कॉपी जरूर मेंटेन करें दोस्तों। पॉइंट नंबर बी दोस्तों बात आती है कि मुझे इस पोर्टफोलियो चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको बड़े ध्यान से देखना है जी, और चीजें कैसे आगे मूव करेंगी वो भी समझते हैं जी। देखो सर ये जो चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके दो पार्ट हैं। एक है थ्योरेटिकल डेवलपमेंट और थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के बारे में थ्योरेटिकल डेवलपमेंट का मतलब कंसेप्ट डेवलप करना स्टडी कर करके, और दूसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब दोस्तों कि मार्केट में पोर्टफोलियो की नॉलेज रखकर उसे अप्लाई करना। तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसका चैप्टर भी आपने खत्म किया है, म्यूचुअल फंड। इसी म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होंगी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चैप्टर को पढ़ने के बाद, पोर्टफोलियो चैप्टर के कंसेप्ट समझने के बाद ही होंगी। ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। अब आते हैं थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में। कहने का मतलब एसएफएम एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड एक अच्छी नॉलेज हो सके,
एंड हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर पाए एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अगर म्यूचुअल फंड में जॉब करने का मौका मिले तो वहां पर भी अपनी नॉलेज स्प्रेड कर पाए, दुनिया को सिखा पाए। उसके लिए कौन कौन से टॉपिक यहां पर हैं उन्हें जरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो जी सर, इस थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो मुझे टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एमपीटी। एमपीटी फुल फॉर्म है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अभी मैं जब टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा तो वो आपके सामने मेंशन होता जाएगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज पहला टॉपिक यही स्टार्ट होगा, एमपीटी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। लिखना चाहो यहां पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सेकंड मुझे पढ़ना है CAPM। CAPM का मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बाद थर्ड टॉपिक मुझे यहां पर पढ़ना है APT। APT का मतलब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बाद फोर्थ टॉपिक जो मुझे पढ़ना है उसका नाम है बीटा इक्विटी एंड बीटा प्रोजेक्ट। बीटा इक्विटी एंड बीटा प्रोजेक्ट। और उसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक मुझे यहां पर पढ़ना है उसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। शॉर्ट में हम इसे SML बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक मुझे पढ़ना है सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बाद कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन। और कैपिटल मार्केट लाइन के बाद सेवंथ टॉपिक मुझे पढ़ना है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैरेक्टरिस्टिक लाइन दैट इज ए CL। ये आपको पढ़ना है जी, बड़े ध्यान से देख लें। और जो म्यूचुअल फंड के टॉपिक मैंने बैलेंसिंग रिमेनिंग छोड़े हैं
परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट वो पढ़ने हैं। जो भी म्यूचुअल फंड के रिमेनिंग 5 मैंने आपको परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट वहां पर लिखवाए थे, उसको भी यहां पर पढ़ना है। और 10th में रख लो मिसलेनियस टॉपिक, छोटे छोटे हैं उन्हें देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा एक स्टडी प्लान है जो आपको पोर्टफोलियो चैप्टर के लिए पढ़ना है। यह आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, यह आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। देन फिर हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी। करें दोस्तों स्टार्ट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएफएम का, ये सब कहते हैं टफ चैप्टर है, मैथमेटिक्स है इसके अंदर। आप बिल्कुल ना घबराएं, वेट करना सर, 3-4 क्लास आपके कंट्रोल में होगा ये चैप्टर। बस आराम आराम से पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए बस। तो पहला टॉपिक दोस्तों आपके साथ शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम आपने लिख लिया है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी। ये जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, इसको डेवलप्ड करने वाले पर्सन का नाम है हैरी मार्कोविज। इसे डेवलप्ड करने वाले पर्सन का नाम है हैरी मार्कोविज। आप देखेंगे और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद इस पर्सन के माइंड की तारीफ करेंगे कि क्या बंदे ने डेवलप किया है यार, क्या हमारे फाइनेंस में एनालिसिस प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है। आपने इंटर एफएम में बहुत सारे चैप्टर देखे होंगे, अलग अलग एनालिसिस की अलग अलग थ्योरी डेवलप होती है। किसी का नाम ट्रेडिशनल होता है, किसी का नाम मॉडर्न होता है। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी देखा, बहुत सारे व्यू ऑफ थ्योरी आपको देखने को मिली। लेकिन इस चैप्टर में एक ही 100% कंप्लीट थ्योरी है, जिसका नाम है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, और डेवलप करने वाले पर्सन का नाम है हैरी मार्कोविज। इसने हमें इन्वेस्टमेंट के ए से लेकर जेड तक सारे कंसेप्ट सिखाए कि एक पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा और उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, और इन बिटवीन क्या क्या उसे सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब कुछ इस थ्योरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पोर्टफोलियो चैप्टर में 10 क्लासें लगेंगी, 10 दिन में ये चैप्टर खत्म होगा, तो आप समझ लेना 50% तो एमपीटी में ही लग जाएगा। मतलब 4 से 5 क्लास केवल एमपीटी खत्म करने में ही लगेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अक्सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
इसलिए इस थ्योरी को डे 1 से लेकर लास्ट कंप्लीशन तक बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो जी, देखो सर, हैरी मार्कोविच कहता है कि कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है तो पोर्टफोलियो के लेवल तक पहुंचने के लिए उसको अपने मन में 2 क्वेश्चन अराइज करने होंगे एंड कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले उन 2 क्वेश्चनों का सही आंसर ढूंढना होगा। यह कहती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कि कोई भी पर्सन पोर्टफोलियो डेवलप करने से पहले अपने मन में 2 क्वेश्चन रेज करे। कौन कौन से? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, हैरी मार्कोविच कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपने माइंड में यह लेके आना है कि वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट का मतलब कि मुझे एज ए इन्वेस्टर अपना पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट करना है। वेयर टू इन्वेस्ट, ध्यान से देखना कि मुझे अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है। एक तरीके से ये आपकी सिक्योरिटी के सिलेक्शन की प्रॉब्लम है कि भैया बी सिक्योरिटी में लगाना है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाना है, मेडिसिन सेक्टर में लगाना है, आईटी सेक्टर में लगाना है या एफएमसीजी प्रोडक्ट सेक्टर में लगाना है। तो वो आपको देखना होगा वेयर टू इन्वेस्ट, दैट इज ए एसेट्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो कोई दिक्कत नहीं, एसेट का सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन के अंदर मुझे पैसा लगाना है, इसका आंसर कैसे मिलेगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन 1 का हमें ये आंसर ढूंढना है कि भैया किन के अंदर पैसा लगाना है, ए बी सी डी के अंदर या सी डी ई के अंदर, किन सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाना है। दैट इज ए एसेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है, वेयर टू इन्वेस्ट। फिर हैरी मार्कोविच कहता है अगर कोई इन्वेस्टर इस बात का आंसर ढूंढ ले, इस बात का क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ले कि पैसा लगाना कहां है, तो दूसरा क्वेश्चन उसको अपने माइंड में डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ मच। दूसरा क्वेश्चन वो अपने माइंड में डेवलप करे, हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना कितना पैसा लगाना है। भाई मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में पता लगा कि भैया 4 सिक्योरिटी में पैसा लगाना है। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या है, क्वेश्चन दूसरा क्या है कि उस 100 रुपए में से पहले में कितने %, दूसरे में कितने %, तीसरे में कितने % और चौथे में कितने %। तो इन्हीं बातों की चर्चा आज की क्लास में होगी आपके साथ। तो एक तरीके से हाउ मच का मतलब ये हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करने का विषय है कि भैया मैं कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और कहां कहां पर। और
एक बार अगर आपने इसका डिसीजन पता लगा लिया कि हाउ मच का मतलब किस सिक्योरिटी में कितने %, और जैसे ही इसके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, अपने आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रुप ऑफ एसेट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हैरी मार्कोविच कहता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढने के लिए आपको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या है वो आपको मैं बताता हूं और धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो लिखेंगे द आंसर्स ऑफ these two questions the answers of these two questions will be provided on the basis of रिस्क एंड रिटर्न। बहुत खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरती से मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी मूव कर चुकी है दो टॉपिक के ऊपर। एक का नाम है रिस्क और दूसरे का नाम है रिटर्न। कहता है चाहे पैसा वेयर टू इन्वेस्ट का हो या अमाउंट की बात हो, दोनों ही केस में आपका आंसर मिलेगा रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे। जब हम मार्केट में एसेट्स की खोज करने निकलेंगे, सिक्योरिटी की खोज करने निकलेंगे कि मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटी अवेलेबल है, मुझे किस किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको वेयर टू इन्वेस्टमेंट का आंसर ढूंढने के लिए पढ़ना पड़ेगा उस मार्केट में अवेलेबल जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उन सबके रिस्क एंड रिटर्न के बारे में, उन सबके रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। एंड जब रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आपको यह पता लग जाए कि मुझे किन 2 या 4 या 3 सिक्योरिटी में पैसा लगाना है, देन फिर आपको हाउ मच के क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। और हाउ मच का मतलब कितने कितने वेट होंगे, कितना कितना % होगा, यह आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों। और ध्यान से सुने, इस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है मुझे पोर्टफोलियो का रिस्क, एक पोर्टफोलियो की रिटर्न के बारे में सीखना होगा। कहने का मतलब इस एमपीटी के अंदर 4 टॉपिक निकल के आते हैं। अगर मैं इन सारी बातों को डिस्कस करूं, वो मेरे साथ आप नोट में लिख लें। इट मीन्स फर्स्टली we have to learn number 1, risk and return of risk and return of individual security एंड नंबर 2 पढ़ना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ध्यान से चेक करें दोस्तों,
सबसे पहले मुझे पढ़ना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, और सेकंड टॉपिक मुझे पढ़ना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं या जो अभी जॉब में ज्वाइन है, टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं क्लासेज, वो सब आराम आराम से पढ़ते रहे। मैं बता रहा हूं सर, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से पढ़े। चलें जी आगे। जो भी अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, करें जी आगे स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। कर दे शुरुआत। चलो जी, अभिषेक जी कह रहे हैं कर दो जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर ए रिटर्न से शुरुआत करता हूं। रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी से, फिर रिस्क के बारे में बात करेंगे, रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। देखो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर जो ये डिसीजन लेगा कि मुझे किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, वो किस रिटर्न के बेसिस पे ये डिसीजन लेगा, किस परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बेसिस पे ये डिसीजन लेगा, वो मुझे आपको सिखाना है। देखो दोस्तों, एक बात समझ लेना, अभी मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मुझे किस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो रिटर्न मिलेगी वो तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलेगी। अभी तो मुझे वो एस्टिमेटेड रिटर्न फाइंड आउट करनी है जिसको बेस बनाकर मैं ये डिसीजन ले पाऊं कि मुझे किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए और किस सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, मैं आपसे बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखें। देखो जी, जब मैं रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करूंगा, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, वो रिटर्न दो तरह की होगी। मैं आपसे बात करता हूं नंबर 1, फर्स्ट होगी हिस्टोरिकल रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न, और दूसरी होगी फ्यूचर रिटर्न।
दूसरी होगी आपकी फ्यूचर रिटर्न, सिंपल। हिस्टोरिकल रिटर्न का क्या मतलब है, फ्यूचर रिटर्न का क्या मतलब है, यह समझना है आपको, सिंपल है। जो कैलकुलेशन हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे होगी उसे हिस्टोरिकल रिटर्न बोलेंगे, और जो कैलकुलेशन फ्यूचर डाटा के बेसिस पे होगी हम उसे फ्यूचर रिटर्न बोलेंगे। दैट इज ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन, और फ्यूचर रिटर्न सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, वो रिटर्न जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा या तो वो पास्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होगी या फिर वो फ्यूचर के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। कैसे, मैं आपसे बात करता हूं, आप ध्यान से देखें। कहता है जो भी रिटर्न आप चेक करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, पूरा की पूरा चैप्टर स्टैटिक्स है। ये जो आप मैथ के अंदर स्टैट्स पढ़ते हैं ना, स्टैट्स, पूरा चैप्टर ये वही है। लेकिन एज ए फाइनेंस मैं आपको ये कभी इस चैप्टर में फील नहीं होने दूंगा कि मैं स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। इतनी जबरदस्त कंसेप्चुअल नॉलेज इस चैप्टर के अंदर छुपी हुई है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, आराम आराम से पढ़ते जाएं और देखना ये चैप्टर भी एकदम 100% कंट्रोल में आएगा और सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एक एक हमसे सॉल्व होंगे। बस आपको पढ़ना है और एग्जाम देना है जी। देखो जी सर, जो रिटर्न पास्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होगी उसे हम यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स बोलते हैं एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न या फिर बोलते हैं हम इसे मीन रिटर्न। एवरेज रिटर्न बोलो, मीन रिटर्न बोलो, यह आपको समझना है। और हम इसे आर बार से डिनोट करते हैं, यह भी आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, आर बार। और जो रिटर्न फ्यूचर के बेसिस पे कैलकुलेट होगी दोस्तों, हम उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसे हम ई आर से डिनोट करते हैं, ई आर से। दोनों का पर्पज एक ही है कि ऐसी रिटर्न का पता लगाना जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर ये डिसीजन ले पाए कि मुझे अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। ये डिसीजन ले पाए कि मुझे अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। एसेट कंपनी जी कह रहे हैं सर ये ओल्ड सिलेबस में सेम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप समझ लो, चाहे सीए फाइनल हो, सीएमए फाइनल हो, दोनों के अंदर मैं आपको बताया देता हूं ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स। जो चैप्टर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उसका एक भी कोना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये फाइनल लेवल है, लास्ट लेवल है। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे वो कितना टफ हो, उसको आसान बनाना मेरा काम है। बिल्कुल दोनों के अंदर सेम है।
और अभी मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में भी है, सीए फाइनल न्यू कोर्स में भी है और सीएमए फाइनल में भी है। कोई जो पर्टिकुलर चैप्टर होगा वो स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और मैं आपको बता दूं वो केवल सीए फाइनल न्यू कोर्स में कुछ चैप्टर हैं अलग से, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी सब कोर्स सेम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। टेलीग्राम लिंक आप मांग रहे हैं, तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी म्यूचुअल फंड की बैकअप क्लासेज के लिंक अवेलेबल हैं, जिसको आप समराइज वे में आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं एक बार दोबारा पोर्टफोलियो के अंदर। एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न बोलते हैं, या फिर हम इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। अब इसके बाद देखो जी, हमें क्वेश्चनों को देखकर कैसे पहचान होगी कि यह क्वेश्चन हिस्टोरिकल से रिलेटेड है या यह क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड है। तो बस दोस्तों एक ही बात अपने दिमाग में रखना, जितना भी पास्ट होता है वो बीत चुका है, उसका एक्चुअल डाटा आपके सामने अवेलेबल होगा, और जितना भी फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, उसका एक्चुअल डाटा कभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको पहचान के लिए एक ही मंत्र ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में रिटर्न के साथ प्रोबेबिलिटी मेंशन है, प्रोबेबिलिटी, तो समझ लेना वो फ्यूचर का डाटा है। और अगर रिटर्न के साथ प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल कि भैया 10% रिटर्न 0.20 चांस है, 15% रिटर्न 0.30 चांस है, तो जहां पर प्रोबेबिलिटी होगी वो फ्यूचर का डाटा होगा, और जहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वो पास्ट का डाटा होगा। सिंपल। मैं आपको बताता हूं, यहां पर रिटर्न्स आर नॉट गिवन with their probability. Returns are not given with their probability. देखो आप जो भी लाइव चैट में कमेंट करते हो, मैं एग्जैक्ट नहीं देखता, लेकिन बीच बीच में 15-20 मिनट के बाद मैं उसे देख लूंगा। आप टेंशन ना लें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप लाइव चैट में मेंशन करें। हर 10, 15, 20 मिनट के बाद मैं लाइव चैट ओपन कर लेता हूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बिल्कुल ना घबराएं, पढ़ते रहें। और बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि आपके कोई डाउट अराइज ही ना हो और धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक भी खत्म हो जाएं। देखो जी, रिटर्न्स आर नॉट गिवन विद देयर प्रोबेबिलिटीज। और फ्यूचर डाटा की पहचान, रिटर्न्स आर गिवन विद देयर प्रोबेबिलिटीज। अभी भी एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। तो रिटर्न्स आर गिवन विद देयर प्रोबेबिलिटीज और रिटर्न आर नॉट गिवन विद देयर प्रोबेबिलिटीज। देखो यहां पर सिंपल सा एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन आपको यहां पर बस रिटर्न देके छोड़ देगा कि आर 10%, 15%, 12%। पास्ट 3 पीरियड का मतलब
हम ये मान लेंगे कि अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब मुझे प्रीवियस 3 पीरियड की रिटर्न दे रखी है। अगर ये 4 होती तो प्रीवियस 4 पीरियड की रिटर्न होती, 5 होती तो प्रीवियस 5 पीरियड की रिटर्न मैं मान लेता अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है। और प्रोबेबिलिटी वाले में कैसे होगा वो भी आपको बता देते हैं। यहां पर रिटर्न भी होगी और साथ में दोस्तों प्रोबेबिलिटी भी होगी। जैसे यहां पर लिखा होगा 10%, 15%, 12%, लेकिन साथ में प्रोबेबिलिटी होगी भाई 0.50, 0.30, 0.20। ये कुछ भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होगा, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। तो ये आप बड़े ध्यान से चेक कर ले, रिटर्न भी आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने है। अब इसके बाद वो रिटर्न जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि भाई मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ये जरा आपको सीखना है दोस्तों। अब देखो मैं आपको एवरेज रिटर्न निकालना सिखाता हूं और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना सिखाता हूं। ध्यान से आप देखेंगे, इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। देखो जी, अगर मैं आपसे बात करूं आर बार निकालने का फॉर्मूला, आर बार का मतलब एवरेज रिटर्न, मीन रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो आप दोस्तों जानते हैं कि आर बार जो होती है उसे हम सिंपल एवरेज रिटर्न बोलते हैं, अभी आपको बताया था। हम उसे मेन रिटर्न बोलते हैं, और मैं आपको बताऊं वैसे तो पोर्टफोलियो चैप्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर बार निकालने का एक ही फॉर्मूला है जो आप सब जानते हैं, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन, जिसे आप स्टैटिक्स में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, एएम अर्थमेटिक मीन। लेकिन एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज, एज ए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नॉलेज, मैं यहां पर आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा और उनके बीच में कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये 2 फॉर्मूले हमको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी थोड़ी देर में एक नोट आपको मेंशन करवा दूंगा कि एग्जाम में बस एक ही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है और उसका रीजन क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे पास नंबर 1 है एएम। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन, और दूसरा है जीएम। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन एग्जाम में हमेशा अर्थमेटिक मीन यूज होता है एवरेज निकालने के लिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, आप सीखेंगे ध्यान से। सर देखो, अर्थमेटिक मीन से आर बार निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, जितनी भी रिटर्न आपको पास्ट पीरियड की दे रखी हो, आप क्या करना, R1, R2 ऐसे करते करते Rn, आप सभी का सम कर लेना और डिवाइड बाय n कर देना।
R1 का मतलब फर्स्ट पीरियड की रिटर्न, R2 का मतलब सेकंड पीरियड की रिटर्न, Rn का मतलब नंबर ऑफ पीरियड जितने भी हो 5 4 करते जाओ, सबका कर लो सम, और एवरेज करने के लिए n से आप डिवाइड कर दो। एवरेज करने के लिए n से आप उसे डिवाइड कर दो, ये आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। बस n से आपको डिवाइड कर देना है, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। और साथ के साथ मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन से भी आर बार निकालने का फॉर्मूला नोट डाउन करवा देता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि क्या वजह है जो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं बताता हूं, देखो जी, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर बार की पावर n इक्वल टू 1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे करते करते 1 प्लस Rn। ये फॉर्मूला है जी दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आर बार निकालने का। ये आर बार निकल के आएगी। जैसे मान लो ज्योमेट्रिक मीन से अगर मुझे एवरेज रिटर्न निकालनी है, मान लो पिछले 5 सालों की रिटर्न दे रखी है, तो मैं 1 प्लस में आर बार की पावर 5 कर दूंगा और 5 पीरियड को रिटर्न 1 2 3 4 5 यहां पर मेंशन कर दूंगा, और इसको सॉल्व करके जो रिटर्न निकल के आएगी उसे मैं कहूंगा आर बार। लेकिन ये निकलेगी कैसे, आप टेंशन ना लें, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाए। देखो, हिस्टोरिकल रिटर्न में अर्थमेटिक मीन से एवरेज रिटर्न निकलेगी आर बार। पास्ट ईयर्स, पास्ट पीरियड की रिटर्न का सम डिवाइड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन में 1 प्लस में आर बार की पावर n इक्वल टू 1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Rn। अब चलता हूं जरा एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले पे, जहां पर हमें रिटर्न के साथ प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है। देखो जी, ये सिंपल है जी। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए सिंपल कहता है जितनी भी रिटर्न है उसको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, उसको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबका सम कर दो। देखो जी कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो भी रिटर्न है आपको इसको बस ऐसे मेंशन कर लेना है, सम ऑफ रिटर्न इनटू में प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ रिटर्न इनटू में प्रोबेबिलिटी। जरा मैं एग्जाम्पल पे चलता हूं, उस एग्जाम्पल से आपसे एक बार बात करता हूं, ध्यान से देखें। वो एग्जाम्पल आपने लिखा था ना, सेम उसी के बेसिस पे क्या करें, प्रीवियस पेज पे चलते हैं एक बार। जैसे ये 10% 0.5 है, 15% 0.3 है, तो आप क्या करें, R इंटू पी कर लें। आप एग्जाम्पल बस एक बार समझ लें, R इंटू पी, यहां पर आ गया 5 और 15 इंटू में 0.3। जरा कैलकुलेटर भी ले लेते हैं एक बार। 15 इंटू में 0.3 4.5 और 12 इंटू में 0.2 2.4। बस इसी का जो सम आएगा 2.4 प्लस 4.5 प्लस 5, तो ये आ गया 11.9%। दोस्तों यही मेरी ER है, यही मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब
कि अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज हमें कितने % की रिटर्न मिल सकती है। तो ये तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया सिंपल। और यहीं पर अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो तीनों रिटर्न का सम करो और डिवाइड बाय 3 कर दो, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात हो रहा है, देन फिर आपसे बात करते हैं, आप समझे। देखो जी, सर चाहे रिटर्न एवरेज हो आर बार चाहे ई आर हो, दोनों का एक ही पर्पज है। ये वो रिटर्न है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर डिसीजन लेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना। तो सिंपल, पास्ट ईयर की रिटर्न है तो सम करके एन से डिवाइड कर दो, रिटर्न के साथ प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो। अब इसके बाद एक बात आती है, वो बात क्या है समझेंगे। ये जो R1, R2, R3, Rn की बात हो रही है, ये क्या है जी? ये रिटर्न क्या है, इसके बारे में दोस्तों आपको समझना है कि ये रिटर्न कहां से आई, कैसे कैलकुलेट हुई, क्या है ये, वो जरा आप समझें। देखो जी, तो आपको इसके बारे में समझना है, मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट R1, R2, R3, ऐसे करते करते Rn। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न कैसे निकलेगी, ये आपको बड़े ध्यान से सीखना है। तो मैं आपको बताता हूं, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न निकालने के लिए एक ही कंसेप्ट है हमारे पास, उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड का मतलब जिस भी पीरियड की कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस पीरियड की रिटर्न निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है जरा देख लो। कहता है जी, परसेंटेज में रिटर्न निकालने के लिए जिस भी पीरियड की आप निकाल रहे हैं, उस पीरियड में आरआई का मतलब रेगुलर इनकम, उस पर्टिकुलर पीरियड में रेगुलर इनकम कितनी मिली है वो ले लो। भाई रेगुलर इनकम का मतलब डिवेंचर है तो इंटरेस्ट, शेयर है तो डिविडेंड, जो आप देख सकते हैं, और प्लस P1 माइनस P0 करके डिवाइड बाय P0 इंटू में 100 करके आप परसेंटेज में रिटर्न निकाल सकते हैं। P1 का मतलब जिस पीरियड की रिटर्न निकाल रहे हो उसका क्लोजिंग प्राइस, और P0 का मतलब जिस पीरियड की रिटर्न आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका बिगिनिंग प्राइस। ये आपको बड़े ध्यान से चेक करना है। अब यहां पर एक नोट लिख लो, नोट नंबर 1। ये जो होल्डिंग पीरियड है, नोट नंबर 1 लिख लो। द होल्डिंग पीरियड, ये जो होल्डिंग पीरियड है ये कितने भी टाइम का हो सकता है। इस फॉर्मूले से आप 3 महीने की रिटर्न भी एक निकाल सकते हो, 1 मंथ की भी निकाल सकते हो, 1 ईयर की भी, 2 ईयर की भी। बस
जिस पीरियड की रिटर्न निकालनी हो उसका बिगिनिंग और उसका एंड आपको लेकर चलना होगा। तो मैं कह रहा हूं द होल्डिंग पीरियड मीन्स ए टाइम पीरियड for which the investor hold the security. The holding period means a time period for which the investor hold the security. इसके बाद it may be one year, comma less than 1 year, or more than 1 years। ठीक है जी, ये 1 ईयर भी हो सकता है, 1 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, 1 ईयर से कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में कहना है कि अगर कुछ ना कह रखा हो, इफ नथिंग स्पेसिफाइड if nothing specified then holding period is always assuming that इक्वल टू 1 ईयर। कोई भी आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, जिस भी पीरियड की रिटर्न आप निकाल रहे हो बड़े आराम से उस पीरियड की रिटर्न निकाल सकते हो। एक एग्जांपल से आपसे बात करते हैं, और ये हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा था दोस्तों। ये T0, ये मान लो T1 है, यहां पर मान लो मेरा प्राइस 100 रुपए है, यहां पर मान लो मेरा प्राइस 105 है, इन बिटवीन कहीं पर भी डिविडेंड मान लो मुझे 3 रुपए मिल रहा है। तो अगर मुझे इस पीरियड की रिटर्न निकालनी है तो रिटर्न होगी सिंपल, ₹3 प्लस 105 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया सर 8%। सिंपल है जी, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी पीरियड हो, 1 मंथ पीरियड हो, 2 मंथ पीरियड हो, 3 मंथ हो, 1 ईयर हो, कितना भी टाइम पीरियड हो, उसके बेसिस पे आपकी परसेंटेज ऑफ द रिटर्न निकल आएगी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो R1 R2 जिस भी पीरियड की रिटर्न निकालनी हो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से सिखाता हूं कि ये ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या कंसेप्ट है। डिटेल स्टडी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ध्यान से फोकस करेंगे। देखो जी, डिटेल स्टडी आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से देखें एक एग्जाम्पल से जी। इस एग्जाम्पल में आपको यह सीखने को मिलेगा कि एग्जाम के अंदर क्यों अर्थमेटिक मीन मुझे हमेशा यूज करना है। कि भैया एवरेज रिटर्न निकालने के लिए क्यों हमेशा हमें
रिटर्न का सम और डिवाइड बाय एन करना है। ये आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो जी, मैं एक रिलायंस का एग्जाम्पल लेता हूं सिंपल। RIL रिलायंस कंपनी का एक मान लो कोई शेयर है, और आपसे बात करते हैं, यहां पर मान लो मुझे ओपनिंग और यहां पर मान लो मुझे क्लोजिंग प्राइस गिवन है, और यहां पर मान लो मैं रिटर्न की बात करता हूं आपके साथ। मान लो मंथली है, ये जनवरी मान लेते हैं। जनवरी में ध्यान से समझना, कोई चीज अगर 50 रुपए की थी जनवरी के बिगिनिंग में, ओपनिंग में, मैं मान लिया वो जनवरी के एंड होते होते 100 रुपए की हो गई, और किसी भी तरह का कोई रेगुलर इनकम डिविडेंड नहीं है, मैं मान लेता हूं। जनवरी के बाद फरवरी, और हमने सीखा है कि जनवरी का जो क्लोजिंग होगा, जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो अपने आप फरवरी का ओपनिंग एंड बिगिनिंग बन जाएगा। और मैं मान लेता हूं दोबारा प्राइस 50 रुपए पे चला गया, डिविडेंड रेगुलर इनकम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछता हूं पहले सिंपल, कि जनवरी मंथ की रिटर्न क्या होगी परसेंटेज में, आप मुझे कमेंट करके बताएं। सबकी सबको बताना है जनवरी एंड फरवरी की परसेंटेज में रिटर्न क्या होगी। आप मुझे बताओ, अपने होल्डिंग पीरियड फॉर्मूले को यूज करके बताओ, जनवरी एंड फरवरी की रिटर्न क्या होगी परसेंटेज में। आप बताएं जी जरा। डिविडेंड कुछ भी नहीं है। बताओ जी। बताओ जनवरी एंड फरवरी की परसेंटेज में रिटर्न, फटाफट आंसर बताओ सभी की सभी। कैलकुलेटर यूज करो यार।
जनवरी की कह रहे हैं 50%। जनवरी की 50%। चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0, 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100। तो सर जनवरी की 50% थोड़ी हुई, जनवरी की तो 100% हो गई। ध्यान से चेक करो, चेक करो, चेक करो सारे। सारे चेक करो एक बार, 50 या 100 एक बार चेक कर ले भाई। ध्यान से बताओ मुझे, 50% या 100%? अब आ जाओ फरवरी की बताओ। देखो फरवरी की होगी 50 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 माइनस 50%। तो मेरे पास दो पीरियड है, जनवरी की 100%, फरवरी की माइनस 50%। अब जरा मैं इन दो पीरियड का यूज करके आर बार और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करता हूं। देखो जी, आर बार एम से निकालते हैं अर्थमेटिक मीन से। तो हमने फॉर्मूला सीखा है R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2। तो R1 है 100%, R2 है मेरी माइनस 50% डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया ऊपर 50% डिवाइड बाय 2, तो ये आ गई सर 25%। एवरेज आ गई बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन 25%। ध्यान से आप देखें 25%। अब आगे आप ध्यान से देखो, जनवरी में कोई 50 रुपए का प्राइस था, फरवरी के एंड में भी 50 है, लेकिन अर्थमेटिक मीन कह रहा है कि एवरेज रिटर्न 25% है मंथली। एवरेज रिटर्न 25% है मंथली, पर मंथ। अब जरा ज्योमेट्रिक मीन से आप देखो क्या आंसर आ रहा है। मैं आर बार ज्योमेट्रिक मीन से निकालता हूं। फॉर्मूला है 1 प्लस में आर बार की पावर n, 1 प्लस R1 और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2। ये मुझे निकालनी है 1 प्लस आर बार की पावर n, तो मुझे निकालना है पावर 2 कर दो, क्योंकि दो पीरियड है, और R1 100% है, तो मैं इस 100% को 1 लिख सकता हूं, 1 लिख दिया। और R2 माइनस 50% है, तो मैं इसे माइनस .50 लिख सकता हूं। ध्यान से चेक कर लें। तो ये एज इट इज 1 प्लस में आर बार की पावर 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो
तो 1 प्लस आर बार की पावर 2 इक्वल टू 1, 1 प्लस आर बार इक्वल हो जाएगा √1 और आर बार मेरा आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज ए 0%। ये आ गया दोस्तों 0%, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। बड़े ध्यान से आप इसे चेक कर लें, 0%। अब आप देखो सेम दो पीरियड है, दोनों ही पीरियड में अर्थमेटिक मीन कह रहा है 25% एवरेज रिटर्न और ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है 0% एवरेज रिटर्न, और एग्जैक्ट में है भी 0%, लेकिन अर्थमेटिक मीन उसे 25% की बात कर रहा है। देखो दोस्तों एक बात समझना, अर्थमेटिक मीन हमेशा एवरेज निकालने के लिए, आर बार निकालने के लिए डाटा को हायर वे में मैनिपुलेट करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जितनी भी कंपनियां इन्वेस्टर के सामने बोलती होंगी कि आप हमारी कंपनी की म्यूचुअल फंड में, आप हमारी कंपनी के सिक्योरिटी में पैसा लगाओ, हम आपको 15% की रिटर्न देते हैं, तो ये एएम से निकलती होगी, अर्थमेटिक मीन से ही निकलती होगी। तो एक मैं आपको एएम जीएम के बारे में बताता हूं, समझो जरा। देखो सर, कुछ नोट से बात करते हैं आपके साथ। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, एएम इज ऑलवेज इक्वल टू या मोर देन जीएम। हमेशा जिंदगी में एक बात दिमाग में रख लो, अर्थमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, अर्थमेटिक मीन कभी भी कम नहीं होगा। अब बराबर कब होगा ये भी सुन लो। अब मान लो पिछले दो पीरियड में सेम रिटर्न है, सेम का मतलब फर्स्ट पीरियड में भी 10%, सेकेंड पीरियड में भी 10%। अगर दोनों पीरियड में सेम रिटर्न है, अगर दोनों पीरियड में सेम रिटर्न है, तो ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन भी 10% आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 10% आएगा। लेकिन अगर पास्ट पीरियड की रिटर्न सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आप चेक करना अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा ये डिपेंड करेगा कि उन रिटर्न के बीच में गैप कितना है। अगर पीरियोडिकल रिटर्न में गैप ज्यादा होगा तो एएम उतना ही ज्यादा आएगा, गैप कम होगा तो एएम जीएम से ज्यादा तो होगा लेकिन थोड़ा सा आसपास होगा। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो। when periodical returns are same, when periodical returns are same, then AM is equal to GM, and when periodical returns are different,
when periodical return are different, then AM is always more than GM, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। अब एक नोट नंबर 2, GM always provide true average return। ये आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर we always use AM for calculation of average return। तो ये आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर हमेशा AM यूज करेंगे, क्योंकि कंपनियां भी AM ही यूज करती हैं। ध्यान से जी, लेकिन जब आप एज ए इन्वेस्टर काम करो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अर्थमेटिक मीन ना यूज करके ज्योमेट्रिक मीन का यूज करो, क्योंकि ये एक्चुअल एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आपका डिसीजन और भी सही होगा। लेकिन जो कंपनी रिटर्न कहती है इन्वेस्टर के सामने, मैं आपको 15% की रिटर्न दूंगी, तो वो निकलती कैसे है? वो पास्ट और हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे निकलती है, बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन। चेक करें, फिर आपसे और बात करते हैं जी। यहां तक चेक करो, देन उसके बाद फिर और बात करते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल से अब आपसे बात होगी। मान लो मुझे यहां पर रिटर्न दे रखी है वही 10%, 12%, 15%। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट एवरेज रिटर्न। तो सिंपल, आर बार निकालने के लिए 10 + 12 + 15 डिवाइड बाय 3, तो ये होगी सर आपकी 12.33%, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, और हमेशा अर्थमेटिक मीन ही यूज करना है। अब मान लो यहां पर रिटर्न भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 10%, 0.20 चांस, 18%, 0.50 चांस, और कह रहा है 12%, 0.30 चांस। क्योंकि
जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसका टोटल हमेशा इक्वल टू 1 होगा, जिसे आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन कहता है अगर फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न इंटू में पी, तो 10 इंटू में 0.2, ये आ जाएगा आपका 2, यहां पर 9 और यहां पर आ जाएगा 3.6 शायद, चेक करें और टोटल कर लें। 14.6% दोस्तों ये जो निकल के आई है ये है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिंपल है, वो रिटर्न जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर ये डिसीजन लेगा कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो दो तरह की होगी, या तो हिस्टोरिकल होगी एवरेज, या फिर वो एक्सपेक्टेड होगी ईआर, जो आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। तो रिटर्न तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लग रहा है, आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, रिटर्न आपके सामने है। अब ध्यान से चेक करें, रिटर्न आपके सामने है दोस्तों। रिटर्न में कोई डाउट हो तो बताओ जी फटाफट, फिर चलेंगे आगे। राहुल जी बिल्कुल सही है जी। रिटर्न के बाद अब हमें आगे चलना है रिस्क के बारे में, दैट इज ए रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, देखो जी जैसे आपने रिटर्न सीखी ऐसे अब पॉइंट नंबर बी आपको सीखना है, रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिनोट करते हैं, जिसे आप ध्यान से चेक कर लें, सिग्मा सिक्योरिटी। रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। अब ये रिस्क का मतलब क्या है जरा सुनो। देखो जी ऐसा है, जो रिटर्न चाहे आप पास्ट के बेसिस पे निकालें चाहे आप फ्यूचर के बेसिस पे निकालें, और जिस रिटर्न के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं सर वो रिटर्न एक्चुअल नहीं है, वो रिटर्न एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10% या 12% जो भी रिटर्न है इतने परसेंट की रिटर्न मिल सकती है, वो एस्टिमेटेड है दोस्तों। कहने का मतलब जो रिटर्न आपने अभी कैलकुलेट करी है हिस्टोरिकल या एक्सपेक्टेड, वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलने वाली रिटर्न से अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डेविएट कर सकती है, चेंज कर सकती है। कहने का मतलब जो रिटर्न आप एज्यूम करके चल रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, वो रिटर्न फर्दर फ्लक्चुएट कर सकती है। अब मैं इस टॉपिक में, रिस्क के टॉपिक में यही सीखना चाहता हूं कि हमारी वो रिटर्न कितने परसेंट से फ्लक्चुएट कर सकती है, कितने परसेंट से अप एंड डाउन कर सकती है,
उसी की कैलकुलेशन रिस्क कहलाएगी। रिस्क, रिस्क का मतलब कोई ये नहीं है कि सिक्योरिटी को पहाड़ से नीचे फेंको, सिक्योरिटी जिंदा रहेगी या सिक्योरिटी मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे फाइनेंस के अंदर रिस्क का मतलब है फ्लक्चुएशन। जहां पर ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगी वहां पर रिस्क ज्यादा होगा, जहां पर कम फ्लक्चुएशन होंगी वहां पर रिस्क कम होगा। तो ये रिस्क क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़े मेरे साथ। लिखेंगे रिस्क मीन्स फ्लक्चुएशंस कोमा चेंजेज कोमा डेविएशन कोमा अप एंड डाउन। रिस्क मीन्स फ्लक्चुएशन, चेंजेस, डेविएशन, अप एंड डाउन। यह आपको बड़े ध्यान से चेक करना है कि रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन, चेंजेज एंड डेविएशन। हमारे इस पोर्टफोलियो चैप्टर में हम रिटर्न का रिस्क निकालना चाहते हैं कि हम जिस रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन लेने जा रहे हैं वो रिटर्न फर्दर कितनी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो रिस्क मीन्स फ्लक्चुएशन, चेंजेस, डेविएशन, अप एंड डाउन इन एस्टिमेटेड रिटर्न। और ये रिटर्न आर बार भी हो सकती है और ये रिटर्न आपकी ई आर भी हो सकती है, एवरेज रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न। डाटा हिस्टोरिकल होगा तो आप फ्लक्चुएशन का पता आर बार में लगाएंगे, अगर डाटा एक्सपेक्टेड होगा तो आप फ्लक्चुएशन का पता ई आर में लगाएंगे। रिस्क मीन्स फ्लक्चुएशन, चेंजेस, डेविएशन, अप एंड डाउन इन एस्टिमेटेड रिटर्न, इन एस्टिमेटेड रिटर्न। ठीक है जी, आर बार और ई आर, यह आपको समझना है। लिखेंगे हेयर रिस्क विल बी here risk will be denoted by standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी से डिनोट करते हैं। सिग्मा सिक्योरिटी से आप लिख सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी का नाम हो। Here risk will be denoted by standard deviation। सिंपल है जी। फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा होंगी हाई फ्लक्चुएशन हम कहेंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर ज्यादा आएगा और उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा होगा। जैसे आप देखते हैं कि जॉब के अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है, बिजनेस के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। आज लॉकडाउन के अंदर जॉब में हो सकता है किसी की सैलरी 20% कम हुई हो, 50% कम हुई हो, लेकिन बिजनेसमैन की तो 100% कमाई नील हो चुकी है, जीरो हो चुकी है।
तो बिजनेस में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, इसलिए हाई फ्लक्चुएशन हाई रिस्क और लो फ्लक्चुएशन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा और वहां पर रिस्क भी कम होगा, लो रिस्क होगा। तो जिस इन्वेस्टमेंट में जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगी उसकी इनकम में वो उतनी ही ज्यादा रिस्की कहलाएगी। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जहां पर जीरो फ्लक्चुएशन होती हैं। जीरो फ्लक्चुएशन जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराना, एफडी करवाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में पैसा लगाना, तो वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होगा, जीरो। वहां पर आपका नील स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब वहां पर जीरो रिस्क है। और मैं आपको बता दूं, ये सिक्योरिटी जिसके अंदर रिस्क जीरो होता है उसका एसएफएम और फाइनेंस में नाम है रिस्क फ्री सिक्योरिटी। आपने ये वर्ड सुना होगा आरएफ, रिस्क फ्री सिक्योरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर उस सिक्योरिटी ने आपको 10% रिटर्न की कमिटमेंट की है तो एक्चुअल में भी 10% मिलेगी। दैट इज ए रिस्क फ्री सिक्योरिटी। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर वाले अगर आपको ये कहते हैं कि हम आपको 15% की रिटर्न देंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर 15% की रिटर्न नहीं दी, वो 15% की रिटर्न ज्यादा भी हो सकती है, वो 15% के कम भी हो सकती है। यही तो रिस्क है। रिस्क लोगे तो प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका होगा। यह आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। और जिसके अंदर रिस्क नहीं होता वो सिंपल एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से चेक करना। एक कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके सेंटर में होता है मीन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। देखो जी, मान लो ये फ्लक्चुएशंस है, पॉजिटिव साइड भी जा सकता है रिस्क, नेगेटिव साइड भी जा सकता है। सर ये जो तीनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं, अगर मैं आपसे केस 1 की बात करूं, केस 2 की एंड केस 3 की बात करूं, सर ये होती है, देखो ये होती है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में भी अपसाइड, फ्लक्चुएशन में भी डाउनसाइड। दैट इज ए रिस्क में भी फेवरेबल और रिस्क में भी एडवर्स। यह आपको समझना है। अप एंड डाउन कुछ भी। अब जहां पर जितना ज्यादा रिस्क, जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन, वो आपको देखना है। अगर मैं आपसे बात करूं केस 1 की, ये जो केस 1 है ये एक मोर रिस्की सिक्योरिटी है। क्योंकि यहां पर केस 1 में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। अब जो केस 2 दिख रहा है आपको, केस 2, इसके अंदर देखो फ्लक्चुएशन है ही नहीं, इसके अंदर फ्लक्चुएशन है ही नहीं। तो
ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसके अंदर फ्लक्चुएशन है नहीं, हम उस केस को नाम देते हैं रिस्क फ्री। और यहां पर जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हो अप एंड डाउन साइड, वो केस 1 के कंपैरिजन में कम है। फ्लक्चुएशन है तो सही लेकिन कम है, तो इसे हम कहते हैं लो रिस्की सिक्योरिटी। इसे हम कहते हैं लो रिस्की सिक्योरिटी। सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो चैप्टर में रिस्क का मतलब है हमारी जो रिटर्न आर बार और एक्सपेक्टेड है ई आर, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस, यह आपको बड़े ध्यान से देखना है। हाई फ्लक्चुएशन हाई रिस्क होगा, लो फ्लक्चुएशन लो रिस्क होगा, यह भी आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। सिंपल सी बात है जी। अब बात आती है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, एक एक क्वेश्चंस, एक एक कंसेप्ट, सब कुछ डिस्कस होगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।